नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा साजिश मामले में उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा और 6 अन्य आरोपियों को जमानत याचिका खारिज कर दी है। उमर खालिद को सितंबर 2020 में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था और तब से वह तिहाड़ जेल में बंद हैं। पुलिस का आरोप है कि खालिद और अन्य ने सीएए और एनआरसी विरोध प्रदर्शनों के दौरान दंगे की साजिश रची थी। उन पर आतंकवादी गतिविधियों, आपराधिक साजिश और दंगे भड़काने जैसे आरोप हैं। खालिद की जमानत याचिका इससे पहले कड़कड़डूमा कोर्ट और हाई कोर्ट में भी खारिज हो चुकी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस लेनी पड़ी थी। वहीं बचाव पक्ष का कहना है कि खालिद ने कोई हिंसा नहीं भड़काई और सबूत कमजोर हैं, लेकिन पुलिस का दावा है कि उनकी गतिविधियां सरकार को घुटनों पर लाने की मंशा दिखाती हैं। इस मामले में कुल 18 आरोपी हैं, जिनमें नताशा नरवाल, देवांगना कालिता और आसिफ इकबाल तन्हा को पहले ही जमानत मिल चुकी है। मराठा आंदोलन अब खत्म होने की ओर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आंदोलनकारी नेता मनोज जरांगे पाटिल ने महाराष्ट्र की सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और कहा है कि जैसे ही सरकारी प्रस्ताव यानी जीआर जारी होगा, वे मुंबई के आजाद मैदान से आंदोलन समाप्त कर देंगे। मंगलवार को मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल के नेतृत्व में सरकार का प्रतिनिधिमंडल जरांगे से मिला था। प्रस्ताव में मराठाओं को कुनबी प्रमाण पत्र देने के लिए हैदराबाद गजट लागू करना, 1 महीने में सतारा रियासत पर भी फैसला लेना, सितंबर के अंत तक प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस वापस लेना और आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देना शामिल है। बता दें कि जरांगे 29 अगस्त से भूख हड़ताल पर थे और मराठाओं को ओबीसी श्रेणी के तहत 10% आरक्षण की मांग कर रहे थे। उन्होंने समर्थकों से कहा कि हम आपकी ताकत से जीत गए हैं, आज मैंने गरीब की ताकत को समझ लिया है। पीएम मोदी ने मंगलवार को अपनी मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा और कहा कि यह घटना देश की हर महिला, खासकर बिहार की महिलाओं का अपमान है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत इसी विवाद से की। मोदी ने कहा कि हमारी सरकार के लिए मां की गरिमा, उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मां ही तो हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस आरजेडी के मंच पर उन पर की गई अपमानित टिप्पणी का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में कुछ दिनों पहले जो कुछ हुआ, उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि आप सबको भी यह देखकर और सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूँ कि इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। प्रधानमंत्री मोदी के उनकी दिवंगत मां के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी पर आए उनके बयान पर विपक्षी प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने पीएम मोदी को उनके बयान पर घेरते हुए एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि दीदी ओ दीदी जैसी सड़क छाप फप्तियों से लेकर जर्सी गाय और कांग्रेस की विधवा तक सोनिया गांधी जी के लिए और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसी बात शशि थरूर की पत्नी के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये सब कुछ कह चुके हैं। ऐसे में आज उनका शब्दों की मर्यादा रखो वाला भाषण थोड़ा अधिक दिखावटी लग रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर निशाना साधा है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं प्रधानमंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि प्रधानमंत्री जी की मरी हुई मां को गाली देना करोड़ों माओं को गाली देना है और दोषियों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। पर प्रधानमंत्री जी, जैसे आपकी मां है वैसे मेरी भी मां है। मेरी भी मां को, मेरी भी मरी हुई मां को आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बहुत नीच, निर्लज्ज और भद्दी गाली दी थी, और वो भी खुलेआम एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल पर खुलेआम गाली दी थी। क्या किया आपने उसके खिलाफ? क्या आपने माफी मांगी? जैसे आप राहुल गांधी जी से माफी मंगवाना चाहते हैं, जो कि उस मंच पर नहीं थे, तेजस्वी जी उस मंच पर नहीं थे, छोड़ के जा चुके थे। हमारा कोई कार्यकर्ता था, या हमें तो उम्मीद है कि वो आपका कार्यकर्ता था। आप राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए कह रहे हैं। मैंने तो आपको पत्र भी लिखा था। क्या आपने कोई कार्रवाई की भारतीय जनता पार्टी के उस प्रवक्ता के खिलाफ? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कानून से इम्यून है? क्या आपने एफआईआर की? क्या मेरी मां को गाली देने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता को आपने पार्टी से हटाया?
वो आज भी प्रवक्ता के पद पर है, आज भी चैनल्स पर डिबेट कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी, मेरी मां और आपकी मां बिल्कुल एक है। जैसे आपकी मां को गाली देने से करोड़ों माओं का अपमान हुआ है, ऐसे ही मेरी मां को भी गाली देने से करोड़ों का अपमान हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप निर्णायक कार्रवाई करेंगे, दोनों ही केस में निर्णायक कार्रवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को राज्यपालों और राष्ट्रपति के पास भेजे गए विधेयकों को मंजूरी देने की 90 दिन की समय सीमा तय करने संबंधी राष्ट्रपति के रेफरेंस पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने साफ किया कि उसका फैसला इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि सत्ता में किस पार्टी की सरकार है या पहले कौन था। सीजेआई पीआर गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने यह टिप्पणी तब की जब तमिलनाडु और केरल की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी और केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच तीखी बहस हुई। सिंघवी ने आरोप लगाया कि राज्यपाल बार बार विधेयकों को रोकते हैं, जबकि मेहता ने कहा कि सभी मामलों में गंभीर मंथन होता है और यह राष्ट्रपति के रेफरेंस का विषय है। बहस के दौरान जब दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए तो सीजेआई ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि अदालत को राजनीतिक मंच नहीं बनने दिया जाएगा। बीआरएस ने अपनी एमएलसी के कविता को पार्टी विरोधी गतिविधियों और हालिया विवादित बयानों के चलते पार्टी से निलंबित कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष और उनके पिता के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर ने तत्काल प्रभाव से यह फैसला लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कदम उस समय उठाया गया जब कविता ने अपने चचेरे भाइयों पूर्व मंत्री टी हरीश राव और पूर्व सांसद जे संतोष राव पर कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना में भ्रष्टाचार और भारी संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उनके पिता केसीआर को इस घोटाले में बलि का बकरा बनाया गया है और जब पार्टी अध्यक्ष सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं तब बीआरएस का कोई महत्व नहीं रह जाता। कविता ने दोनों नेताओं को भ्रष्टाचार का एनाकोंडा तक कह दिया। गौरतलब है कि कविता दिल्ली शराब नीति मामले में जेल भी जा चुकी हैं और हाल ही में सक्रिय राजनीति में लौटने के बाद पार्टी नेतृत्व से टकराव में थी। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में कहा कि वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने परोक्ष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया आर्थिक स्वार्थ से जूझ रही है, लेकिन भारत ने अप्रैल से जून तिमाही में 7.8% की मजबूत जीडीपी वृद्धि दर्ज की है। यह दर पिछले 5 तिमाहियों में सबसे अधिक है और जनवरी और मार्च की 7.4% वृद्धि से भी बेहतर है। गौरतलब है कि ट्रंप ने भारतीय आयातों पर पहले 25% और फिर रूस से तेल खरीद का हवाला देते हुए अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाया, जिससे टोटल टैरिफ 50% हो गया। वहीं भारत ने इन टैरिफों को अनुचित बताया है। अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है, लेकिन अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने भरोसा जताया है कि 2 महान देश इसे हल कर लेंगे। उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और उसके मूल्य रूस से अधिक अमेरिका और चीन के करीब हैं। हालांकि उन्होंने रूस से भारत की तेल खरीद की आलोचना करते हुए कहा कि इससे यूक्रेन युद्ध को अप्रत्यक्ष वित्त पोषण मिल रहा है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी भारत और अमेरिका की स्थायी दोस्ती पर जोर दिया। वहीं अमेरिकी दूतावास ने साझेदारी को 21वीं सदी का निर्णायक रिश्ता बताया। इसके अलावा व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने मोदी की पुतिन और शी जिनपिंग से मुलाकात को शर्मनाक करार देते हुए भारत से रूस की बजाय अमेरिका और यूरोप के साथ खड़े होने की अपील की। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि भारत अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर बातचीत कर रहा है। उन्होंने CII के कार्यक्रम में बताया कि भारत ने अब तक मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, UAE और EFTA देशों के साथ व्यापार समझौते किए हैं, जबकि यूरोपीय संघ, चिली, पेरू, न्यूजीलैंड और ओमान से बातचीत जारी है। गोयल का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ का भारत में विरोध हो रहा है। खासकर 25% अतिरिक्त टैरिफ के कारण भारत का चमड़ा, कपड़ा, ज्वेलरी उद्योग पूरी तरह प्रभावित हुआ और निर्यातकों का कारोबार ठप पड़ गया है। माना जा रहा है कि अगर भारत और अमेरिका किसी समझौते पर पहुंचते हैं तो इससे भारतीय निर्यातकों को बड़ी राहत मिल सकती है। गोयल का यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ का भारत में विरोध हो रहा है। खासकर 25% अतिरिक्त टैरिफ के कारण भारत का चमड़ा, कपड़ा और ज्वेलरी उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ और निर्यातकों का कारोबार ठप पड़ गया है। माना जा रहा है कि अगर भारत और अमेरिका किसी समझौते पर पहुंचते हैं तो इससे भारतीय निर्यातकों को बड़ी राहत मिल सकती है और द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूती मिलेगी। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.